तो आप जिसको समर्थन करते हैं कीजिए, आपका स्वागत है और उस पर हमारा कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके क्षेत्र में जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता जीतने की पोजीशन में हो, आंख बंद करके सब उसको सपोर्ट कीजिए। जो भी जीतेगा कोई ना कोई सरकार बनाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 पार्टियों का, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उनका ध्यान रखिएगा, उनको किसी भी कीमत पे वोट मत दीजिएगा। और AIMIM जो मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करती है, इसके लिए उसको मत वोट दीजिएगा। इस समय बहन मायावती नेपथ्य से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए उनको मत वोट दीजिएगा। ये 2-3 पार्टियों को छोड़ करके जिसको चाहें आप वोट कर सकते हैं। दूसरा लिखा है, सर योगी तो फिर से झूठ के सहारे जीत जाएंगे। यशपाल चंद्र लिखते हैं कि योगी झूठ के सहारे जीत जाएंगे। मेरे दोस्त, योगी किसी भी कीमत पे नहीं जीत पाएंगे। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, चाहे जिसकी बने, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेईमानी पर उतर आते हैं, ईवीएम पूरा प्री डेटा लोड कर देते हैं, तो भी योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसलिए जो योगी के समर्थक हैं, जो योगी को पसंद करते हैं, योगी मेरे भी मित्र हैं, लेकिन जो योगी के समर्थक हैं, जो योगी को पसंद करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि योगी को भी वो मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं हैं। ये आपने देखा ही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं ना। तो योगी के समर्थकों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी जो कैंडिडेट उनके क्षेत्र में जीते उसको वोट दे, न कि भारतीय जनता पार्टी को। आगे ऋषि भाई लिखते हैं, प्रदेश में ब्राह्मण समाज के हित की बात कोई दल नहीं करता, मगर किसी भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ब्राह्मण अपनी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को क्या ग्रांटेड ले लिया था कि ब्राह्मण कुछ भी होगा हमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब ब्राह्मण भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई हिंदुत्व का दुश्मन नहीं है। उन्हें हिंदुत्व से मतलब नहीं, उनको हिंदू और मुसलमान से मतलब है। वो हिंदुत्व के लिए नहीं काम करते हैं, वो देश के लिए नहीं काम करते हैं। आपने देखा आज दिल्ली में एक जो शहीद स्थल था उसकी ज्योति बुझा दी, उसको हटा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की समर्थक रही है, अंग्रेजों को बुलाने वाली रही है, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश चलाने वाली रही है, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, यूं कह सकते हैं। तो वो हमारे शहीदों का क्या, शहीदों की इज्जत क्या करेंगे और देश के लिए क्या लड़ेंगे। आगे एमडी असरार लिखते हैं, बीजेपी से 5 साल में विकास नहीं किया है। विकास का तो कहीं पता ही नहीं है। विकास को तो गोली भी मार दिया, विकास को पाला पोसा और उसको ही गुंडा बनाया, जो भी बनाया, बाद में विकास दुबे को मार भी दिया, गोली भी मार दिया। तो अब विकास दुबे तो मर चुका है, विकास कहां से होगा। बलविंदर सिंह कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद बंधु। कवि कमलेश कहते हैं बहुत बहुत बधाई, आपकी इंसानियत और हौसले को देश हित में। धन्यवाद बंधु, आपका स्वागत है। आपने जो मुझे ये तगमा दिया है। गोदी मीडिया कौन देखता है? मत देखो, चैनल देखना ही बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो मेरे दोस्त, टीवी देखना ही बंद कर दो। 1-2 चैनल्स हैं जैसे यूट्यूबर, जैसे आप अगर सच्चाई देखना चाहते हो, देश हित में देखना चाहते हो, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी को सोशल मीडिया पे फॉलो करो, अजीत अंजुम को सोशल मीडिया पे फॉलो करो,
साक्षी जोशी को सोशल मीडिया पे फॉलो करो और संदीप चौधरी को फॉलो करो, न्यूज 24 देख लिया करो, एनडीटीवी देख लिया करो रवीश कुमार के नाते, और ऐसे बहुत से हैं। एक प्रज्ञा मिश्रा हमारे लखनऊ की है शायद, वो भी बढ़िया लड़ाई लड़ रही है, तो उसको देख लिया करो। तो जो अजीत अंजुम मैंने कही दिया, अविशार शर्मा एक बहुत सटीक व्याख्या करता है, उसको देख लिया। मतलब सोशल मीडिया के जरिए आप चुनाव पे नजर रखिए, टीवी देखना एकदम बंद कर दीजिए, गोदी मीडिया एकदम बंद कर दीजिए, टीवी ऑन करना ही बंद कर दीजिए। गानी खान जी बोलते हैं सर बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, धन्यवाद बंधु। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बिल्कुल ऋषि कहते हैं। और गुलाम मोहम्मद हरी शंकर कहते हैं बिल्कुल सही, धन्यवाद बंधु। गुलाम जी कहते हैं आप हमारी आवाज हो, बिल्कुल सही, धन्यवाद बंधु। मोहम्मद जी कहते हैं हमको शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार क्या है जो पार्टियां सब दे सकती हैं। सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप उनका सपोर्ट करें। बीजेपी सबको भूखा मार देना चाहती है, यही तो मतलब तो यही है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो आप महबूब भाई कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब चीजों पर आप वोट कीजिए, हिंदू और मुसलमान पे वोट मत कीजिए। यशपाल जी कहते हैं आपको किसकी सही समझते हैं? आप किसी को, आप जिसको, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो देश बेच रही है, वो देश से गद्दारी कर रही है, वो देशद्रोह कर रही है, वो देश को धोखा दिया है, वो हम जैसे लोगों को धोखा दिया है, बरगला करके अपने साथ मिला करके वोट दिलवाया और उसके बाद धोखा दिया। तो ऐसे धोखेबाजों से दूर रहिए, झूठ बोलने वालों से दूर रहिए, मक्कारों से दूर रहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट कर भरा हुआ है। धन्यवाद बंधु, आप लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें दिल पेश कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। यशपाल जी धन्यवाद सर आपका। आप हमसे सवाल कीजिए, चाहे जितने भी, हम स्क्रॉल करते समय अगर आपका सवाल छूट जाए तो वेट कीजिएगा, मैं स्क्रॉल करके उस तक पहुंचूंगा और आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप जब हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने टाइमलाइन पर शेयर कर लें, जिससे आपकी टाइमलाइन से दूसरे लोग शेयर कर सकें और बात तक पहुंच सकें। आज आपका दिन है, मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। आप जो सवाल करोगे मैं वही जवाब दूंगा। सर हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है, बिल्कुल। दिल्ली में कम से कम उस ज्योति को बुझा करके तो शहीदों का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, और नरेंद्र मोदी शहीदों का सम्मान करेंगे हम उम्मीद भी नहीं करते। जो शहीदों के पिता दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे और 700 से अधिक किसान आत्महत्या किए या किसी तरह शहीद हो गए, उनको सम्मान नहीं दे पाए, जो शहीदों के पिता को, शहीदों के परिवार को, और संसद में उन्हें किसान छोड़िए इंसान भी मानने से इनकार कर दिया। ऐसे लोग शहीद का सम्मान करेंगे, ये तो हम जानते हैं नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं वो यही करेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं। कवि जी कहते हैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पिछले विगत 8 साल देश को गर्त में धकेल दिया, धकेल नहीं रहा, धकेल दिया, देश को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, लूट लिया। नफीस भाई कहते हैं सर आपको आपकी तबीयत का धन्यवाद बंधु। विनय मिश्रा वेरी वेरी बढ़िया, बहुत बहुत सही। और श्रवण जी आप लोग सवाल पूछिए मेरे दोस्त। देश का दौर, सर आप लाइव आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, धन्यवाद बंधु। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं वामी जिहादी हो तो भगवा क्यों पहनकर धोखा दे रहे हो? यस, ऐसे सवाल होने चाहिए। आप धर्मेंद्र कुमार आर्य जी, आप आर्य हो। अगर आप अपने आप को हिंदूवादी कहते हो तो अपने आप को आर्य लिखते हो। आपके गुरु ने किसी भी
मतलब पूजा पद्धति और भगवान कृष्ण, भगवान और जो भी भगवान थे उनको तो मानते ही नहीं थे। तो आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं जिहादी भगवा पहन रहा हूं? भगवा पहनकर तो आपके गुरु, जिनके नाम से आप आर्य लिख रहे हो, उन्होंने ही देश को कहा कि मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो सब ढकोसला है, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं आप पहले अपने गुरु को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सवाल जरूर उठाइएगा मेरे भगवा पहनने पर। भगवा मैं ही, अगर मैं कहूं कि मैं संत हूं और मैं ही संत हूं तो यह सच है। मेरे दोस्त, जिंदगी में मैंने 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया है। मैं आज भी मेहनत करता हूं और अपने मेहनत की कमाई खाता हूं। मैं रामदेव की तरह भिखारी भीख मांग करके अंपायर नहीं खड़ा किया है, और ना ही मैं नरेंद्र मोदी की तरह भगोड़ा हूं जो दुनिया को, देश की पूरी संपत्ति लूटकर अपने चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के लिए रख लिया है। मैं एक स्ट्रगल करने वाला इंसान हूं। मैं ऐसा योगी हूं जिसे कहते हैं मैं गृह योगी हूं। मैं घर चलाता हूं, मेरा परिवार है, मेरे बीवी बाल बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, मैं उन सबकी जिम्मेदारी उठाता हूं। मैं ऐसा योगी हूं। भगवा पहनने का सच पूछिए तो अगर किसी को हक है आज पूरे भारत में तो हमारा है, और हम जैसे लोगों का है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने सांस्कृतिक और धर्म का पालन करते हैं और भगवा पहनते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो आपको जवाब मिल गया होगा। महबूब खान कहते हैं, उन्होंने कहा देश नहीं बेचूंगा, आज देश बेच रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि देश बेच दूंगा वो तो लोगों ने सुन लिया कि देश नहीं बिकने दूंगा। आज समझिए, देश नहीं बिकने दूंगा का नारा यह है कि पूरा देश उन्होंने बेच दिया, बचा ही नहीं। ये बाबा के नाम पर कलंक है। नागेंद्र भाई कहते हैं बाबा के नाम पर कलंक है, ये समाजवादी का दलाल। ये समाजवाद क्या? समाजवाद तो अच्छा शब्द है भाई। समाजवादी आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए, पूरे देश को होना चाहिए, पूरी दुनिया को होना चाहिए। समाजवाद का पहले अर्थ आप पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ा करिए, बस ऐसे ही यूट्यूब से देखकर किसी को कुछ मत लिखा करिए। समाजवाद का अर्थ, मैं किसी समाजवादी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन समाजवाद का अर्थ समझिए। पहले समाजवाद का अर्थ आप समझ जाइए, फिर आप मुझ पर आरोप लगाइए और हमको बताइए। खान जी लिखते हैं, एक मुस्लिम बड़ी कम्युनिस्ट जिसकी भारत में जनसंख्या लगभग 25% है, उसे इस तरह नफरत भरा रूप प्रस्तुत किया जाना कितना उचित है? मुस्लिमों सबसे ज्यादा अगर हम समझते हैं किसी का आदर होना चाहिए इस देश में, तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, अगर सिखों से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी सिखों में थे, सिखों ने क्रांति की है, सिखों से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वेस्ट बंगाल और दूसरे प्रदेश के बहुत से क्षेत्र से आते थे। लेकिन मैंने एक दिन के लाइव में पूरी तरह से कहा था कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग उस समय, आज भी वही है, 20-22% के आसपास रही, लेकिन 30% मुसलमान भारत को आजादी के लिए आगे आए थे, और 30% मुसलमान जो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनमें उनकी संख्या 30% थी। लेकिन गुजरातियों की संख्या 0 थी। शहीदों की बात कर रहा हूं, जो मुसलमानों को टैगलाइन करते हैं, मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं, मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई देशद्रोही था तो वही थे, उनके ही लोग थे, उनमें ही थे। महबूब खान, बाबा जी मेरे भाई हो या मुस्लिम भाइयों, उनकी आने वाली औलाद के बारे में बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद बंधु, मैं बता रहा हूं। ऋषि अवस्थी सर जी 14, 17, 19 में बीजेपी को वोट किया और बीजेपी ने
बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी को 14, 17, 19 में वोट किया। 14 में लोग श्रद्धा से वोट किए थे, 17 में लोग धोखे से वोट किए थे हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाकर, और 19 में नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में अपने ही 44 सैनिकों को मरवा करके उनकी लाशों पर खड़े होकर वोट मांगा था, और यह देश पागलपंथी में नरेंद्र मोदी को फिर से वोट देकर प्रधानमंत्री बना दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ऋषि जी जुगन कालिया, सर हमारे देश को यूं ही मोहनदास और वीर का देश नहीं कहा जाता। जुगन कालिता जी, मैं इन बातों से तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, खैर मैं आपका जवाब दूंगा इन बिटवीन। ऋषि जी लिखते हैं, सर आपसे प्रश्न है, अगर आज के हालात में अगर बीजेपी विरोध कर दो, लोग देश विरोधी बोलने लगते हैं, क्या हिंदुत्व ही भाजपा, या मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि अवस्थी जी। अगर आप नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो कहते हैं भारत का विरोध कर रहा है, अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो कहते हैं हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। लेकिन एक साजिश हुई है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उसको, शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू के समान है। बिच्छू, एक बिच्छू समझते हैं, बिच्छू जाकर के मंदिर में घुस गया और शिवलिंग पर चढ़ गया। लोग समझ तो रहे हैं कि यह जहरीला है, यह काटेगा, और ये अगर कोई दर्शन करने जाएगा उसको हानि पहुंचाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बिच्छू शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। आप बताइए आप कैसे प्रहार करोगे? अगर डंडा एक उठा करके उस बिच्छू को मारने जाओगे तो लोग कहेंगे अरे रे रे रे, ये तो भगवान को मार रहे हैं, शिवलिंग पर प्रहार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसा शातिर आदमी बड़ी चालाकी से शिवलिंग पर चढ़ चुका है। मतलब एक मैंने क्या कहते हैं इसे, एक उदाहरण दिया है कि नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू के समान है। जब भी उनको कोई आफत आती है वो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान और भगवान और भगवा पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, गंगा में जाके डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन ये सब छल है। वो बिच्छू हैं, शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू, और इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि वो शिवलिंग पर चढ़ चुके हैं। तो बड़े सावधानी से पानी ऐसा कीजिए, मतलब डंडे से आप नहीं मार सकते, उसमें पानी डालिए बड़ी तेजी से, और पानी डालिए, उससे वो बिच्छू गिरेगा, तब वो बाहर बहकर आएगा, तब कोई कुछ आपको नहीं कहेगा। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ कि आपके पास पानी है। आज आप ओट का इतना पानी फेंक दो कि नरेंद्र मोदी जैसा शिवलिंग पर चढ़ा बिच्छू उस पानी में बहकर बाहर आ जाए। यही मेरा जवाब है। आगे, ओवैसी को वोट ना देने के लिए आप लोगों को दोबारा बोलिए। धन्यवाद बंधु। मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो चाहे जिसको वोट दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये है मेरे दोस्त कि किसी भी कीमत पे ओवैसी को वोट मत दीजिए। ओवैसी सिर्फ वोट के बंटवारे के लिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वो ऐसी सिर्फ देश में घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे जैसे लोगों को, या जो सामंजस्य बना के समाज की अच्छी बातें सोचते हैं, ऐसे लोगों को चैनल पे नहीं बुलाया जाता, लेकिन ओवैसी के घर में परमानेंट गोदी मीडिया के पत्रकार बैठे रहते हैं अपना कैमरा लगाकर। क्यों? क्योंकि उनसे ऐसे मसाले मिलते हैं, वो ऐसे सगुफे छोड़ते हैं वो ऐसी जी, जिससे मोदी जनता पार्टी को घृणा फैलाने का अवसर मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली वो ऐसी मोदी जी के लिए ही काम करते हैं। ये आप इसलिए किसी भी कीमत पे ओवैसी को वोट देने का अर्थ ये है कि आप
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा और पढ़ते चले मेरे दोस्त। आप सभी लोग बड़ी तेजी से सवाल कर रहे हो, बहुत तेजी से सवाल कर रहे हो, धन्यवाद बंधु। कुछ सवाल जो आप अंग्रेजी में लिखते हैं, अगर हिंदी में लिख सकें तो अच्छा है, या फिर अंग्रेजी मीनिंग भी अंग्रेजी हो ऐसा लिख दीजिए, वो भी हमारे लिए होगा। नवीन भाई कहते हैं, ओ मिश्रा जी, देश, राजनीति और नेता पवित्र नहीं होती। राजनीति ने कहा था, रजनी जी ने कहा था, राजनीति डकैतों का आधुनिक व्यवसाय है। मैं बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब की बार सरकार किसकी, चाहे जिसकी, मोदी जनता पार्टी की नहीं होनी चाहिए। और सर, देश देवेंद्र सिंह की जमानत क्यों हुई? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। वो आतंकवाद में शामिल थे, पुलवामा में की घटना में शामिल थे, इसके लिए उनकी जमानत हो गई क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, ये मेरा मानना है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी तो जांच करवाने के लिए नहीं तैयार हैं, तो कहां से सामने आएगा? अगर सच्चाई सामने आने, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जांच करने के लिए तैयार। एक क्या होता है, एक नंगटा बालक होता है, नंगटा बालक, वो क्या होता है, छलिया के बैठ जाता है, मैं करूंगा ही नहीं। अब मोदी जी किसी के पॉकेट मार लें, बोले तू मेरा पॉकेट मारा है, तो बोले कि मैंने मारा ही नहीं है। जब आदमी झूठ बोलता है, सीधे सीधे इनकार कर देता है, भाई ठीक है अपनी तलाशी तो दे दे, नहीं मारा है तो बोले हम तलाशी नहीं देंगे लेकिन हमने नहीं मारा है। तो ऐसे आदमी नंगटे आदमी हैं वो। ठीक है, अगर देश सत्ता और संसद के लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी जांच होनी, किसी भी विषय पर, पेगासस हुआ और राफेल का घोटाला हुआ, किसी भी चीज पर जांच होनी चाहिए, तो कहते हैं हम तो जांच ही नहीं करवाएंगे। आप क्या कर लोगे? जब जांच ही नहीं करवाएंगे तो कोई क्या कर लेगा? तब वो कहेंगे कि हम सही हैं तो सही हैं। मैं कहने का मतलब, झूठ जो बोले वो सबसे बड़ा। वेद प्रकाश जी, सर देश का भविष्य कैसा है अंधकार में? बिच्छू की सत्य वचन, देश गद्दारी के बजाय कुछ ज्ञान अर्जित कर लें। धन्यवाद बंधु। सर देश का भविष्य कैसा होगा, वही बताया कि मतलब बिल्कुल अंधकार में है। कम से कम नरेंद्र मोदी के रहते तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको गरीबी, आपकी गरीबी दूर होगी, आपको बेरोजगारी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको आपकी भूख दूर होगी, किसान की आत्महत्या बंद होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर होगा, अडानी की संपत्ति बढ़ जाएगी, अंबानी की संपत्ति बढ़ जाएगी। मोदी के जो मतलब उनके दोस्त लोग हैं, गुजरात के गुजराती लोग जो उनके दोस्त हैं, उनकी टीम के लोग हैं जो उनकी चोरी चकारी में शामिल हैं, उनका धन बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हिंदुत्व की परिभाषा दी। कट्टर सोच देश के विकास के लिए भाई हिंदुत्व, इस्लाम, जैन धर्म, उधर सिख, सब अपने अपनी जगह सही है भाई। धर्म तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, धर्म की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए किसी चुनाव में, और इस पर तो बैन लगना चाहिए। और हम समझते हैं अगर हिंदू मुसलमान जाति सूचक शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी तो भाषण ही नहीं देंगे, उनकी रैलियां ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। वेद प्रकाश, सर देश का भविष्य कैसा होगा? अरे भाई बोल तो रहा हूं, बिल्कुल अंधकार में है, बिल्कुल अंधकार। और अगर नरेंद्र मोदी रहे तो देश गुलाम हो जाएगा। मैंने कल अपने लाइव में कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी कुछ दिनों तक और सत्ता में बैठे रहे तो देश गयो। गुलाम मोहम्मद पूछते हैं कि ओवैसी को वोट न देने की अपील सही है? बिल्कुल सही, धन्यवाद। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मेरे दोस्त। आपकी राय 95% मुसलमान सहमत हैं और 5% ओवैसी के साथ हैं। उनका क्या किया जाए? उनको मनाइए, उनको समझाइए कि अगर आप ओवैसी को वोट दे दोगे, ओवैसी तो जीतने वाले हैं नहीं, सत्ता बनाने वाले हैं नहीं, आपका वोट बेकार चला जाएगा। तो क्यों वोट बेकार करोगे? ऐसी जगह दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पार्टी को वोट दे दो, ऐसे आदमी का, ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस समय बहन मायावती भी भारतीय जनता पार्टी के इनडायरेक्टली समर्थक हैं, तो बहन मायावती से परहेज कर लो।
भारतीय जनता पार्टी के कोलेटेड पार्टियां हैं उनसे परहेज कर लो, बाकी और भी बहुत सी पार्टियां हैं उनको वोट दो। आप किसी को भी दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप कहोगे मैं उसका प्रचार करो, आप जिसको चाहो उसको वोट दो। मैं तो बस ये कहूंगा कि इनको वोट मत दो। इनके वोट का मतलब क्या है? बहुत अच्छा जी, धन्यवाद बंधु। ये धन्यवाद बंधु। जगदिंदर सिंह जी मुझे कुछ बोल रहे हैं, अब मैं तो वो बोल भी नहीं सकता लाइव में, तो ठीक है। मोहनराज, शिवलिंग वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू हैं नरेंद्र मोदी। मैंने फिर से रिपीट कर दिया, यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी के गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब मुद्दे बहुत तेजी से उछलने लगते हैं, एकदम विकराल होने लगते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले जाते हैं, तिलक लगा के दर्शन कराते हैं, काशी चले जाते हैं, डुबकी लगा आते हैं, भगवा पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं। कहने का मतलब एक शातिर आदमी कैसे धर्म की आड़ में घुस जा रहा है, छुप जा रहा है, जब उसको कोई उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। प्रहार मतलब उससे अगर यह पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी में गरीबों को, मतलब बेरोजगारों को रोजगार दो, तुमने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, एक भी रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार छीन लिया, तो बोलो क्या कहना है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो कहां गया? तुमने कहा था काला धन ला करके 10-10, 20-20 लाख यूं ही सबको दे देंगे, वो कहां गया? जब आप ये सवाल करेंगे तो नरेंद्र मोदी चंदन लगा के पानी में डुबकी लगा देंगे, गंगा में जाके, यही करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू हैं। अब अगर उनके चंदन पर, उनके तिलक पर, गंगा में डुबकी पर, केदारनाथ दर्शन पर अगर आप सवाल उठाओगे तो लोग कहेंगे यार ये तो हिंदू विरोधी है। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं उनके सातिराना चालों का जवाब दे रहा हूं, कह रहा हूं भाई मंदिर में हम भी जाते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब उनको देश की समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है, या समस्याओं के समाधान के प्रति जवाबदेह तय किया जाता है, जवाब देना पड़ता है, तब भाग जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, शिवलिंग वाला, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लकी राज बोलते हैं, बाबा साहब मोदी देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। मोदी कहीं भी जाता है तो उसकी रक्षा के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। इतना पैसा गरीबों में बांट दें तो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही सवाल किया। इस सवाल के जवाब में मैं बोलूं, नरेंद्र मोदी कई बार, एक बार जाकर के वो गांधी के चरखे के पास बैठ गए और चरखा चलाते हुए फोटो खिंचवा लिया। कभी कभी गांधी के मूर्ति के पास चले जाते हैं और आशीर्वाद लेके आ जाते हैं। गांधी जैसा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़ा तो जहां जाते हैं वहीं का भेष बदल लेते हैं, वैसे भी दिन भर में 10 बार कपड़े बदलते हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के लोगों से गांधी को गाली दिलवाते हैं, गोली मरवाते हैं। अब मर चुके हैं बेचारे, उनकी मूर्ति, मतलब उनका पुतला बनाकर उसको गोली मरवाते हैं नरेंद्र मोदी। और उस गोली मारने वाले के साथ खड़े रहते हैं। उनके बहुत से सांसद हैं जिनके वो साथ खड़े हैं और जो गांधी को गोली। लेकिन मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी एक दिन गांधी बन के दिखाएं। आपने अभी सवाल उठाया ना कि इतने ज्यादा लाव लश्कर और लेके घूमते हैं, तो मेरे दोस्त एक दिन नरेंद्र मोदी गांधी बन के दिखाएं। गांधी ने कोई सुरक्षा नहीं ली थी। इसी तरह से एक घटिया किस्म का कायर सावरकर जाकर के, कौन मारा था, नाथूराम गोडसे, माफ कीजिएगा, नाथूराम गोडसे जाकर गोली मार देता है। अब मोदी के पास तो कोई नाथूराम गोडसे पहुंच भी नहीं सकता। यह समझ लो, व्यवस्था के पीछे छुपने वाला आदमी हमेशा कायर होता है। कायर अपनी कायरता को व्यवस्था के पीछे छुपा के रखता है। आप सोचिए, पंजाब की घटना को आप ध्यान कीजिए कि पंजाब में नरेंद्र मोदी गए थे। पंजाब में किसानों ने नहीं रोका, इनकी पार्टी वालों ने ही
रोका होगा, क्योंकि वही तो नारा लगा रहे थे। और इनको 15-20 मिनट रुका, इतने में इनकी, अब ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि जिसे अपने जान की परवाह हो वो बड़ी जिम्मेदारी ना लिया करे। वो बाद में सोशल मीडिया में भी आया था। अब इनसे कौन पूछे कि जब आप इतनी बड़ी हाई, जो किसी बुलेट प्रूफ गोली उस पर असर नहीं करेगी, नीचे से बम लगा के उड़ा दो तो भी कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी एक जगह 20 मिनट रुकने के बाद अगर आपकी फट जाती है तो आप प्रधानमंत्री काहे के हो भाई? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हो? बड़नगर जाओ ना, अपना घर संभालो, जिसको छोड़ के भाग के आ गए हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। आगे बाबा साहब मोदी को गड्ढा में ले जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। सर आपको क्या लगता है जिस तरह 14 के बाद से सब गड़बड़ झाला हो रहा है? यह बिल्कुल सही है। 14 के बाद से देश के जो हालात हुए हैं, देश गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, देश को गुलामी के गर्त में डाला जा रहा है। और बाय द वे देश गुलाम हो भी जाएगा अगर नरेंद्र मोदी रहे तो। अयूब जी कहते हैं वेरी गुड स्पीच सर, धन्यवाद बंधु। आप लोग जुड़े हैं, आप शेयर कर दीजिए अपने अपने टाइमलाइन पे भी इसको शेयर कर लीजिए, जिससे दूसरे लोग भी जुड़ सकें।